आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसके हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथ का सिलेबस है जिसमें हमको 15 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग अपने इस तीसरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज को समझेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में इनके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इस सिलेबस का मैंने पहला और दूसरा चैप्टर जो रियल नंबर और पॉलिनोमियल है इनके सारे वीडियो विथ एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाकर के देखिए। और इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर को अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। पेयर मतलब होता है ग्रुप ऑफ टू, यानी कि जोड़ा, ग्रुप ऑफ टू। और लीनियर इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है वैसा इक्वेशन जिसका पावर 1 हो। वैसा इक्वेशन जिसका पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। टू मतलब टू और वेरिएबल मतलब वेरिएबल, ये भी हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में देखा था। वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है उसको कहते हैं वेरिएबल। तो यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं जिसका पावर 1 है और वेरिएबल 2 है। ठीक है, और उसमें दो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप याद कर लीजिए कि जितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल? 2। तो हमको दो ही इक्वेशन चाहिए इस इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और हमसे कोई कहे कि इसका x और y का वैल्यू बताइए तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। आया समझ? तो हमको इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसके पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, x और y। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। जैसे एक इक्वेशन और मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आगे बात समझ रहे हैं? तो यानी ये चीज याद रखेंगे हम लोग कि जितने वेरिएबल्स होते हैं इतने इक्वेशन चाहिए हमको सॉल्व करने के। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और एक बोलते 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, क्या सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल है x y और z। तो इसे सॉल्व करके कितने वेरिएबल चाहिए? तीन वेरिएबल। एक और इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 6y प्लस 7z इक्वल टू 11। हाँ, अब हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं और तीन ही इक्वेशन है, तो अब हम इसका एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आए बात समझ? तो इसी तरह यहाँ पे देखिए हमको दो इक्वेशन चाहिए जो कि लीनियर हो और जो कि दो वेरिएबल्स वाला हो, तब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें उन इक्वेशन को पढ़ना है जो कि लीनियर हो और वेरिएबल उसके पास दो हो। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? अब देखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसके थ्रू हम इस पॉलिनोमियल का या इस इक्वेशन का हम कोई फॉर्मूला फाइंड करते हैं। क्लियर है? तक स्टैंडर्ड फॉर्म के आधार पे हम उसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इक्वेशन का, वो होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये पहले वाले का। और दूसरे वाले का होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दो इक्वेशन चाहिए हमको और ये दो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जितने भी फॉर्मूला बनेंगे वो इन्हीं दोनों पे बनेंगे। ये अलग बात है कि इस चैप्टर में आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला वाला एक्सरसाइज था वो इस चैप्टर से एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है दो दो, इसका हम सॉल्यूशन किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? तो पहला मेथड जो आपका वो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा जो है वो अलजेब्रिक मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिक।
अलजेब्रिक मेथड में पहला पढ़ना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। जो आपका एक्सरसाइज इलिमिनेट किया गया है उसी में आपका था एक मेथड था क्रॉस प्रोडक्शन मेथड, क्रॉस प्रोडक्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड थे, लेकिन ये दो मेथड जो है आपका, ये दो, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। तो हमें ये तीन ही मेथड पढ़ने, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है वो आपको एक्सरसाइज जो 3.1 है इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो मिलेंगे वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 3.3 में जो मिलेंगे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी एक एक एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक एक मेथड को यूज किया गया है, क्लियर है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल ग्राफिकल मेथड को समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं, बस क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझना है। तो जब हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 पढ़ेंगे तो उसी समय इन दोनों मेथड को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल समझते हैं ग्राफिकल मेथड को, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 में जो यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए इसको हम समझते हैं। और ये जो दो मेथड है इसमें केवल मेथड है, वो क्वेश्चन बनाने के दौरान ही हम लोग इसको समझ लेंगे, क्लियर यहाँ तक। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है उसमें आपके दो स्टैंडर्ड फॉर्म थे, कौन कौन से, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरे थे आपको a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ग्राफिकल मेथड है तो हमको तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस दो इक्वेशन को लेकर के अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें तीन टाइप का ग्राफ मिलता है, कौन कौन सा, एक ये मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा और ये तीसरा मिलेगा। यानी अगर इन दो इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें या इन दो इक्वेशन का हम ग्राफ बनाए तो हमें ये तीन टाइप के ही ग्राफ मिलेंगे। इन ग्राफ्स का क्या मतलब है, इन ग्राफ को हम देख करके क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्लियर है। वो देखिए, जैसे हम बात की पहले ग्राफ की, तो पहला ग्राफ जो है वो आपका कहलाता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये जो पहला लाइन है ये वाला, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और ये जो दूसरा है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ बनाया गया, हम ये मान लेते हैं। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है वो देखिए एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी जगह ये कट करेगा, उतना ही हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। तो कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है तो इसके एक सॉल्यूशन होंगे, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कितना है, एक है, तो इसको वन सॉल्यूशन फाइंड किया हम। और अगर इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा भी ग्राफ है यहाँ पे देखिए, आपका थर्ड वाला ग्राफ जिसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो हम समझेंगे यहाँ पे। तो उसी तरह अगर आपके पास सॉल्यूशन हो पा रहा है, वो एक निकले, बहुत निकले, तीन निकले, चार निकले, उससे कोई मतलब है नहीं। अगर सॉल्यूशन है हमारे पास तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, इसका सॉल्यूशन एक होगा क्योंकि एक जगह कट कर रहा है, और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। देखते हैं दूसरी ग्राफ को। दोनों ग्राफ आपका देखिए एक के ऊपर एक है, दो एरो दिया ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो पहला है, और एक यहाँ एक और एक यहाँ, तो ये दूसरे ग्राफ का आपका दूसरे इक्वेशन का एक ग्राफ है। तो यानी दोनों ग्राफ जो है वो एक के ऊपर एक लाई करते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ। जब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ लाई करता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, कोइंसिडेंट ग्राफ। और इसमें देखिएगा, जैसे पहले वाले में देखिए, तो इसमें ग्राफ जो है एक जगह कट करता है, इसमें तो एक के ऊपर एक है, इसका मतलब ये सभी जगह कट कर रहा है। एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ है तो इसका मतलब सही, जब सभी जगह कट कर रहा है तो इसमें जो हो जाएंगे वो होंगे मेनी सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, अभी मैंने बताया था अगर सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। भले इसका मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सॉल्यूशन होगा, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ से वन सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन एक हो या सॉल्यूशन मेनी हो, वो ग्राफ कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट ग्राफ कहलाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा।
और इसका एक और नाम मिल जाता है इसको कि अगर जब ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, कोई इंसिडेंट ग्राफ मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब देखिए तीसरा ग्राफ, देखिए आपको तीसरे ग्राफ में ये दोनों लाइन का ग्राफ जो एक दूसरे से पैरेलल है। क्या कहीं कट कर रहा है? कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी इस ग्राफ को हम बोलेंगे पैरेलल ग्राफ, और पैरेलल ग्राफ होने पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उस ग्राफ को बोल देते हैं हम क्या? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक या इस नाम को याद रखिएगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, कि जब ग्राफ हमारा कोई इंसिडेंट होता है तो हम डिपेंडेंट कहते हैं। ये थोड़ा सा नाम आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी क्या है, दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि उस ग्राफ का सॉल्यूशन कैसा होगा, कितने होंगे, वो ग्राफ वो किस टाइप का होगा। अब बात करते हैं अगर ग्राफ न दिया रहे तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग होगा, वन सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा? क्या हम इस दोनों ग्राफ को देख करके बता सकते हैं? तो इक्वेशन को देख करके अगर ग्राफ हमारे पास न दिया रहे तो, ये ग्राफ न दिया रहे तो उसका क्या मेथड होगा? आइए देखते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो हम पहले क्या करते हैं? a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं, और c1 बाई c2 निकालते हैं। तीनों चीज निकाल लेते हैं। क्या क्या? a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ये तीन चीज हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले कंपेयर मान लो करते हैं a1 a2 और b1 b2 को, तो दो कंडीशन बनता है। एक बनता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और दूसरा कंडीशन बनता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को, तो दो ही जो केस बन सकते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और दूसरा बन सकता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, अगर ये कंक्लूजन है मेरे पास, ये कंडीशन बनता है, तो आगे में कुछ नहीं करना है। लेकिन जब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, तो हम आगे फिर से कंपेयर करेंगे। तो इसमें दो केस और बनेगा, क्योंकि c1 बाई c2 अभी है ना मेरे पास, तो दो केस और बनेगा। पहला केस बनेगा कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, जो पहले था, और c1 बाई c2 बराबर हो जाए, यानी कि तीनों का तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और दूसरा कंडीशन बनेगा कि a1 बाई a2 बराबर तो था b1 बाई b2 का यहाँ पे, लेकिन c1 बाई c2 का बराबर न हो, तो ये हमारे पास दूसरा कंडीशन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये कंडीशन मिल जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इसके वन सॉल्यूशन होंगे, और इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो था वो मिलेगा हमें, और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। यानी जो पीछे हम पढ़े थे इंटरसेक्टिंग ग्राफ, वो वाला हमको यहाँ पे कंडीशन मिलेगा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो कौन सा कंडीशन मिलेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ का। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ के साथ क्या क्या था? वन सॉल्यूशन था, और जब सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर था? अब इस कंडीशन को देखते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कहने वाला कि तीनों का तीनों रेशियो जो हो बराबर हो। तो तीनों का तीनों रेशियो जब बराबर हो जाएगा तो हमारा जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा मेनी सॉल्यूशन का। किसका बनेगा? मेनी सॉल्यूशन का। और जब मेनी सॉल्यूशन कब होता है? जब ग्राफ मेरा कोई इंसिडेंट होता है, और जब मेनी सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जब मेनी सॉल्यूशन है तो उसको और क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये हम पीछे सीख चुके हैं। क्लियर है? तो तीसरा ये जो बचेगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब ग्राफ पैरेलल होता है। और नो सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ग्राफ नहीं दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इन दो इक्वेशन के रेशियो के माध्यम से हम ये तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों
जो इक्वेशन है इनके ग्राफ जो होंगे वो कैसे होंगे। क्लियर है? तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड, और अलजेब्रिक मेथड जो है वो हम लोग कहाँ देखेंगे, इसके एक्सरसाइज में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपका तीसरा वीडियो था वो समाप्त हुआ, ये तीसरा चैप्टर का वीडियो जो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।